हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आईआर का टॉपिक है हमारा सोवेनिटी। और इस लेक्चर में हम सोवेनिटी की ओरिजिन, उसकी इवोल्यूशन, उसके टाइप्स और सोवेनिटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम देखेंगे कि सोवेनिटी शुरुआत कहाँ से हुई, वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी थी, फिर वो किस तरह से इवॉल्व होके जो करंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेनिटी है वहाँ तक पहुँची है, फिर सोवेनिटी के कौन कौन से टाइप्स हैं और सोवेनिटी के कौन कौन से इश्यूज हैं। सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू to kindly subscribe my channel. Origin of sovereignty. First highlighted by John Borden into 15th century for monarchs and monarchy. He defined it as absolute authority unrestrained by law. जो पहला जो कि कॉन्सेप्ट आया सोनिटी का वो 15th सेंचुरी में आया, जिसमें जॉन बोर्डन ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, इस्तेमाल किया मोनार्क्स के लिए, मोनार्की के लिए। और उसने बोला कि जो मोनार्क होता है वो सवेन होता है, वो सवेन अथॉरिटी होती है, कंप्लीट पावर होता है, लॉ वगैरह उसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो लॉ से भी बियॉन्ड होता है, ही इज समथिंग अबोव द लॉ। जो स्टार्टिंग पॉइंट है सोवेनिटी की, जो टर्म शुरू होता है वो 15th सेंचुरी में शुरू होता है। इन 1648 द कॉन्सेप्ट गॉट अदर डायमेंशंस एज किंग इज सोवरेन इन हिज ओन रियलम। अब जब इवोल्यूशन होती है, उसके बाद जब हम यूरोप को देखते हैं कि इन मिड यूरोप इन मिडिल टाइम्स वहाँ पे 100 ईयर वार होती है, 80 ईयर वार होती है, फिर 30 ईयर वार जो होती है वो 1648 में ख़त्म होती है विद द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। फिर अब यहाँ पे ये जो किंग्स वगैरह थे उनको सोवरेन कहा गया कि भाई जो किंग्स है वो सोवरेन है, लेकिन सोवरेन तो है वो, लेकिन वो अपने रियलम में है। इससे पहले ये था वो सोवरेनिटी उसकी एक्सटेंडेड होती थी, मोनार्क्स थे अपनी किंगडम्स को एक्सटेंड करते थे, एक्सपांशन करते थे, तो जहाँ जहाँ जाते थे उनकी वो सोवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं करता था। लेकिन 1648 में इसको लिमिटेड किया गया कि जो किंग्स है उसकी जो सोवरेनिटी है वो अपनी रियलम तक है, जहाँ तक उसकी हुकूमत है वो सोवरेन है, वहाँ पे उसका पर्टिकुलर लॉ है वो वहाँ पे उसको उस तरह से ट्रीट करेगा। एवोल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी इन 1789 नेशन किल्ड किंग। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात है जहाँ पे किंग को मारा गया, किंग वॉज हैंग्ड। अब यहाँ से एक चीज़ हुई कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी था कि किंग इज सोवरेन, तो वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। नो किंग नो डिवाइन राइट्स, कोई भी डिवाइन राइट्स नहीं है। जो सोवरेनिटी डिवाइन राइट्स दे रही थी किंग को वो सारे ख़त्म हो गए। इट वॉज डिसाइडेड दैट सोवरेनिटी विल बी एक्सरसाइज बाय द ऑफिस हैविंग पब्लिक सपोर्ट। ये फैसला किया कि सोवरेनिटी वो ऑफिस, वो जगह, वो प्लेस एक्सरसाइज करेगी जिसको अवामी सपोर्ट होगी। इट वॉज कॉल्ड लीगल सोवरेनिटी। आप जिसको लीगल सोवरेनिटी उन्होंने कहा, या लीगल सोवरेनिटी का टर्म जिसके लिए इस्तेमाल हुआ। पॉपुलर सोवरेनिटी भी एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। पीपल विल डिसाइड दैट हु इज सोवरेन एंड व्हाट पावर ही हैज। लोग डिसाइड करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सोवरेन है, किसको क्या पावर है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ जो कि पब्लिक है, अवामुन्नास है, आम लोग हैं, वो सोवरेन है, अल्टीमेट पावर उसके पास है। इवोल्यूशन का फर्दर द कॉन्सेप्ट ऑफ unrestrained by law was challenged by formation of constitution as the constitution is rather limited। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ पे ये था जो भी सोवरेन है, मतलब किंग सोवरेन है या कंट्री जो भी चीज़ है वो सोवरेन है, तो वो अनरिस्ट्रेंड बाय लॉ थी, जो जॉन बाइडेन ने जिसको डिफाइन किया था। लेकिन आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को लिमिटेड कर दिया, कि जो किंग था या जो स्टेट है वो बाउंड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कोई भी प्रेसिडेंट है उसके पास इतना, या प्राइम मिनिस्टर इतना पावर नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करे। जैसे सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान।
आर्टिकल 6 कि अगर आप किसी भी चीज़ को वायलेट करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाओगे, जो कि मतलब ऐसे लगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने जा रहे हो, तो आपको मतलब डेथ पेनल्टी मिल सकती है। दैट मीन्स वो जो सॉवरेनिटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दो द टोटलिटेरियन रिजीम्स हैड इम्यूनिटी ऑफ हेड एज वेल। ये थोड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी इवोल्यूशन आई है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये तो प्रीवेल करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ आपको मिलेंगी थ्रू आउट द हिस्ट्री भी रही हैं, अभी भी हैं, जो कि डिक्टेटरशिप्स हैं या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। चाहे आप रशियन एग्जांपल ले लो या आप नॉर्थ कोरियन एग्जांपल ले लो, सो जहाँ पे हेड आज भी सोवेन है, तो उसको पास आज भी उतना ही पावर है और वो चीज़ें करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ है। वो जो टोटलिटेरियन हेड्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिक काम करते हैं, उनकी पॉपुलर सपोर्ट गेन करते हैं। अब रिसेंटली बांग्लादेश में रिवोल्यूशन आया, उससे पहले श्रीलंका में रिवोल्यूशन आया। यूँ सा कि आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, लेकिन अगर आपको पॉपुलर सपोर्ट है दैट मीन्स यू आर ओके, अगर नहीं है फिर आप कुछ भी नहीं है। जैसे 15th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में किंग वॉज एवरीथिंग, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या है? इट रिफर्स टू अ स्टेट्स कंट्रोल ओवर इट्स ओन टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। तो ये अपनी उसकी जो टेरिटरी है इंटरनल, उस पर कंट्रोल और उसकी पॉपुलेशन को रिफर करता है। इट इन्वॉल्व्स द अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू इन्फोर्स लॉज भी इन्फोर्स कर सके, मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करे, एंड मेक डिसीजंस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड एंटिटीज। डिसीजंस इस तरह से ले कि उसको आउटसाइड द कंट्री बॉर्डर कोई डिक्टेशन ना हो, कोई ये ना बोले कि आप इस तरह पॉलिसी बनाए, कोई इस तरह डिक्टेट नहीं करे कि आपको ये लॉ होगा इस तरह बनाना पड़े। एसेंशियली इट्स अबाउट द स्टेट्स एबिलिटी टू गवर्न एंड एक्सरसाइज पावर विद इन इट्स ओन बॉर्डर्स। इसका मेन मतलब ये होता है कि एक स्टेट की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो गवर्न भी करे, अपने पावर भी सही तरीके से इस्तेमाल करे अपने बॉर्डर्स में, विद इन इट्स बॉर्डर्स, विदाउट एनी डिक्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल सोवरेनिटी और इंटरनेशनल सोवरेनिटी जिसे बोला जाता है, इट परटेन्स टू अ स्टेट्स रिकग्निशन एंड स्टेटस इन द ग्लोबल अरीना। इट इज अ स्टेट्स राइट टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स एंड टू बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स। जो इंटरनेशनल सोवरेनिटी या एक्सटर्नल सोवरेनिटी जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि एक स्टेट कोई भी कंट्री है, उसको ये राइट है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस भी रखे, फ्री तरीके से अपने एक्सटर्नल मामलात को डील भी करे, और जो उसके डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें आउटसाइडर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। एक्सटर्नल सोवरेनिटी इंश्योर्स दैट अ स्टेट इज कंसीडर्ड इक्वल एंड इंडिपेंडेंट इन इंटरनेशनल सिस्टम। जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है ये इंश्योर करता है, ये श्योरिटी देता है कि जो रियासत है, स्टेट है, वो इक्वल है। जितनी भी 193 मेंबर्स हुए नो, दे आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सिस्टम। साइज़ का कोई चेंज नहीं है। जैसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया में जब नेशन स्टेट सिस्टम की बुनियाद बनी, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स थे कि नो मैटर साइज़ क्या है कंट्री की, बट दे आर इक्वल इन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल सिस्टम, with the ability to engage in diplomacy, trade, treaties without outside coercion। फिर ये भी एबिलिटी उसको होनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए कि वो अपनी डिप्लोमेसी सही तरीके से खुद उसमें एंगेज हो, अपना ट्रेड खुद तरीके से करे, किसी की डिक्टेशन पे ना करे, जो ट्रीटीज़ हैं वो अपने बल पे साइन करे, किस कंट्री के साथ क्या एग्रीमेंट करनी है वो किसी आउटसाइड फोर्स पे ना हो, किसी आउटसाइड प्रेशर पे ना हो। से सपोज इंडिया चाइना की वार, तो पाकिस्तान या कोई भी कंट्री ABC कंट्री वो वेस्टर्न फोर्स पे जाके किसी सोल्यूशन को ज्वाइन ना करे, आप उसके डिक्टेशन में ना आए। जैसे 1962 चाइनीज साइनो इंडिया वार थी, तो इंडिया तो वहाँ पे एंगेज थी चाइना के साथ, लेकिन पाकिस्तान पे ये वेस्टर्न प्रेशर था कि आपने चुप रहना है। तो ये जब सारी चीज़ें आती है दैट मीन्स कोई फ़िलहाल लूप होल है आपकी सोवरेनिटी में जो आपको
फिल करना चाहिए। आपको एक्सटर्नल डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर अ सोवेन, लीगली तरीके से हर एक एंगल से आप सोवेन है, तो आपकी जो डिसीशंस है उसमें जाहिर होना चाहिए कि यार वाकई आप सोवेन भी है। प्रॉब्लम्स इन सोवेनिटी, उसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? एक तो ग्लोबलाइजेशन, increased interconnectedness of economies and cultures can challenge national sovereignty. States may find it difficult to maintain control over their economic policies and regulation when global markets and international agreements influence their decisions. अब ये चीज़ है कि अभी हम जिस दौर में रह रहे हैं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन का जो ये दौर है, तो इसमें थोड़ा जो कंट्रीज़ की सोवरेनिटी है, इस पर थोड़ा सा मसला है, क्योंकि जो इंटरकनेक्टेडनेस है इकोनॉमीज़ की, कल्चर्स की, तो ये उस ट्रेडिशनल सोवरेनिटी को तो थोड़ा बहुत हार्ड करती है, क्योंकि जो डिसीशंस हैं वो प्राइवेट जो इंटरप्राइजेज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, तो उनके जो इकोनॉमिक डील्स वगैरह हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्टेट को फ़र्क है। जो मार्केट्स हैं मोस्टली सेल्फ रेगुलेटरी है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेट्स के इन्फ्लुएंस नहीं है। जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो डिसीशंस हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, तो उस पर थोड़ा सा उन स्टेट्स पे और मैटर करता है। जैसे आप यूएस का मिसाल ले लें, अब करंट इसराइल और गाज़ा वार में वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसराइल को। रीज़न क्या है, ऐसी क्या बात है इसराइल में जो सारे प्रोटेक्ट करने के लिए? दैट इज़ दी, वो जो उनके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी बड़े बड़े फर्म्स है, वो सारे ज्यूइश पीपल के हैं। तो उनको ये है कि हमारी इकोनॉमी अगर हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो हार्ट हो सकती है। सो आप इस तरह से आप मिसाल ले सकते हैं कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें जो सोवरेनिटी है इवन बिग पावर्स की भी ब्रीच हो जाती है। ह्यूमन राइट्स का इशू जो है वो भी जो कि सोवरेनिटी का आज के दौर में जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा बहुत हार्ट करता है। एक स्टेट है, अगर उसके अंदर कोई मसला हो गया है, कोई इंटरनल कोई बगावत हो गई है, कोई मसला आ गया और स्टेट ने थोड़ी सी सख्ती दिखा दी और बाहर से हम ह्यूमन राइट्स वाचडॉग जो है वो आके पहुंच गए, उन्होंने वावेला कर दिया और आपको इंटरनेशनली लेवल पे प्रेशर आ गया और आपने अपने वो डिसीजन बैकअप लिए, वापस लिए, दैट मीन्स आपकी सोवरेनिटी ख़त्म हो गई। आपके पास वो जो इंटरवेंशन है वो मतलब आपको लिमिटेड बना देती है। इंटरवेंशनिज्म, द डिबेट ओवर व्हेन एंड हाउ इंटरनेशनल इंटरवेंशन शुड अकर कैन स्ट्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। Humanitarian interventions or military actions by the other states or international organizations can challenge the sovereignty of the affected nations, raising questions about the legitimacy and respect for national borders. अब ये भी एक चीज़ है। अब बहुत से कंट्रीज जब वार में होते हैं या इंटरनल इश्यूज में होते हैं, तो बाहर से कोई कंट्री आ जाती है, बोलती है कि हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पे आ गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आ गए हैं। अब ये जो इंटरवेंशन है ये तो सीधा सीधा उसकी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं। अब ये डिसाइड कौन करे कि वो जो इंटरवेंशन हुई है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या नहीं। आप इराक की इन्वेजन देखें यूएस की, या सीरिया में मुख्तलिफ पावर्स इंटरवीन कर रहे हैं, या 1971 वार पाकिस्तान बांग्लादेश, वहाँ पे इंडिया ने वायलेट किया पाकिस्तान की सोवरेनिटी को। इंडिया कहता है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन पर, पाकिस्तान से कि हमारी सोवरेनिटी जो है वो ब्रीच हुई है। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं, तो ये एक अजीब सा वेग सा कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो पावरफुल है वो कहती है कि देखिए मेरी जो इंटरवेंशन है वो ऑन दी बेसिस ऑफ गुड फेथ है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस है। तो वहाँ जाके जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो तबाही होती है उस कंट्री की, नो वन कैन मैयर और उसको जज भी नहीं कर सकता कि कितना वहाँ पे नुकसान हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर्स, in some states, internal sovereignty issues arise from ineffective governance or corruption. Governments that fail to effectively exercise control within their borders may face challenges to their authority, which can lead to internal conflicts and instability. अब ये थोड़ा इंटरनल मामलात होते हैं कंट्रीज़ के, उसमें थोड़ी गवर्नेंस के इश्यूज़ होते हैं, करप्शन के इश्यूज़ होते हैं, इनफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि फेडरेशन और जो उसके यूनिट्स होते हैं या स्टेट्स जो होती हैं उसमें थोड़ी सी दूरियां पैदा करती हैं और उसमें थोड़े से सेपरेशन वगैरह आ जाती है, तो ये भी उसकी जो सोवरेनिटी है उसको थ्रेट करती है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। सो होप यू एंजॉयड माई लेक्चर एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली subscribe and share my channel.